आज फर्दर एमसीक्यूज करते हैं वेटनरी ऑफिसर के ये डीमे वाली बुक से। शेयर है स्क्रीन। ये भी किए थे। 15 नंबर क्वेश्चन तक किए थे यहाँ तक। आज नेक्स्ट पढ़ते हैं जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हैं। 17 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है थोड़ा। फॉर डिजीज फोरकास्टिंग विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम इज करंटली यूज्ड इन एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी जाहिर है पॉपुलेशन में डिजीज वगैरह की सर्विलेंस को कहा जाता है। तो उसमें जो फोरकास्ट किया जाता है डिजीज को, आप भी देखते हैं अभी भी ये होता है। आपको पहले बता दिया जाता है कि ये डिजीज आने वाली है, इसका आउटब्रेक होगा या ये फला इलाके पे ज्यादा इफेक्ट करेगी, तो ये डिजीज को फोरकास्ट किया जाता है डिफरेंट टेक्नोलॉजी से। तो वो पूछ रहा है कि फोरकास्टिंग कैसे की जाती है। डिफरेंट मेथड्स दिए हुए हैं ऑप्शन में। टोपोग्राफी ऑप्शन में दिया हुआ है, जीआईएस दिया हुआ है, कंप्यूटर एंड आईटी, मोबाइल एंड केबल। तो आपको ये एमसीक्यूज पता हो, क्योंकि आप इसमें गलती कर सकते हैं, कंप्यूटर वगैरह डाल सकते हैं, ऐसा नहीं है। जीआईएस जो होता है इसका एक फुल फॉर्म भी होता है, आपको फुल फॉर्म भी पता हो, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है। जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है ये एक सिस्टम होता है पूरा, जो डिजीज को मैपिंग करने के लिए सर्विलेंस वगैरह, फोरकास्टिंग या ट्रैकिंग वगैरह बताता है कि डिजीज कहाँ कहाँ तक फैलेगी। ठीक है। तो ये एपिडेमियोलॉजी में यूज किया जाता है, जैसे वैसे भी ये डिफरेंट कामों के लिए भी यूज किया जाता है जीआईसी सिस्टम। ठीक है। बट मोस्टली डिजीज के लिए भी इसको जो यूज किया जाता है, जैसे बर्ड फ्लू वगैरह है, फुट एंड माउथ डिजीज है, कहाँ कहाँ तक उसको ट्रैक करना है, उसकी स्प्रेडिंग को ये देखा जाता है। टोपोग्राफी भी फोरकास्टिंग के लिए यूज नहीं की जाती, बट जियोग्राफिकल फीचर सिस्टम होता है ये भी। कंप्यूटर एंड आईटी आपको पता है ये ब्रॉड टर्मिनोलॉजीज हैं। ठीक है। ये जीआईसी इसमें स्पेसिफिक है, तो उसने स्पेसिफिक ही पूछा हुआ है। मोबाइल केबल वगैरह ये इसका भी ऐसा पूछ नहीं है। तो जब भी एमसीक्यूज आ जाए ये वाला, तो ये जीआईसी सिस्टम है जिसकी मदद से डिजीज को फोरकास्ट किया जाता है या मैपिंग वगैरह उसकी की जाती है। नोसोकोमियल इन्फेक्शन ये तो मैंने बता दिया है, एक्वायर्ड होता है कहाँ पे, हॉस्पिटल्स में। ठीक है। तो ये बताने की जरूरत नहीं है, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, ये कंसाइज मटेरियल में भी एपिडेमियोलॉजी वाले चैप्टर में है, वहां पे भी पढ़ेंगे, बट जो है ना, यहाँ पे बता देता हूँ। एरिया बेस्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजीज इज रिफर्ड एज। जो किसी स्पेसिफिक एरिया में डिजीज की डिस्ट्रीब्यूशन होती है, या किसी एरिया या किसी स्पेस में डिजीज रिलेटेड होती है, उसको क्या कहा जाता है। ए ऑप्शन है टेम्पोरल, कंकोमिटेंट, स्पोरोडिक एंड स्पेशल। स्पेशल आपने याद रखना है, स्पेशल जो है ये कहा जाता है जब कोई डिजीज की अकरेंस होती है किसी स्पेसिफिक एरिया में या किसी रीजन में या किसी कंट्री में या किसी फॉर्म में, मतलब कोई एक स्पेसिफिक एरिया हो वहां पे डिजीज की अकरेंस है, उसको स्पेशल कहा जाता है। टेम्पोरल किसे कहा जाता है, किसी स्पेसिफिक टाइम में जो डिजीज की अकरेंस है उसको टेम्पोरल कहा जाता है। जब भी आ जाए ना कि टाइम ऑफ या टाइम बेस्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजीज या अकरेंस ऑफ टाइम इन स्पेसिफिक डिजीज इज रिफर्ड एज, ये ऑप्शन में मौजूद हो तो फिर आपका होगा टेम्पोरल, वरना आपका होगा स्पेशल जब एरिया का पूछा जाएगा या किसी जगह का पूछेगा। उसके बेस जो डिजीज की डिस्ट्रीब्यूशन होती है उसको स्पेशल कहा जाता है। ठीक है। ये आपने याद रखना। उसके बाद 23 नंबर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें भी आप कंफ्यूज हो सकते हैं क्वेश्चन में, इसलिए ये भी बता देता हूँ। ट्रांस स्टेडियल ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज इज मोस्टली ऑब्जर्व्ड इन। ट्रांस स्टेडियल ट्रांसमिशन जो है ना डिजीज, ये किस में देखी जाती है। वायरल डिजीजेस में, प्रोटोजोल डिजीज में, बैक्टीरियल डिजीज में, या डी है कैंसर। कैंसर वगैरह तो नहीं होगा ऑप्शन। अब भाई ट्रांस स्टेडियल ट्रांसमिशन क्या होती है, वो डिजीज जो किसी वेक्टर के थ्रू फैलती है, मतलब वो डिफरेंट स्टेजेस से गुजरती है, उसको ट्रांस स्टेडियल कहा जाता है। तो इसमें आपने वेक्टर से याद रखना है, ये टिक्स एंड माइट से रिलेटेड है। जो डिजीजेस टिक्स से या माइट से इनसे फैलती है इनको कहा जाता है ट्रांस स्टेडियल ट्रांसमिशन। तो ये किस कैटेगरी में आती हैं, ये आते हैं प्रोटोजोअल डिजीजेज में। ठीक है। किस में आते हैं, प्रोटोजोअल डिजीज। तो ट्रांस स्टेडियल ट्रांसमिशन जब भी पूछा जाए प्रोटो, मतलब जिन्हें जैसे उनकी लाइफ स्टेज है ना, जैसे पहले लिम्फ होता है, फिर वो निम्फ में होता है, फिर अडल्ट होता है, तो वो मतलब जैसे अर्ली स्टेज है वहां पे भी उसमें इन्फेक्शन मौजूद हो, जैसे वो अडल्ट हो जाए वेक्टर वगैरह या टेक
तब भी उसमें वो इन्फेक्शन मौजूद हो तो इसको कहा जाता है ट्रांस स्टेडियल ट्रांसमिशन। मतलब प्रेजेंस ऑफ पैथोजन या इन्फेक्शन ड्यूरिंग डिफरेंट लाइफ स्टेजेस इज कॉल्ड ट्रांस स्टेडियल। तो ये देखी जाती है प्रोटोजोल डिजीजेस में, आपने याद रखना है, बस सिंपली ये याद रखना है, वायरल या इसमें आपने नहीं जाना। ठीक है, मोर्टेलिटी ऑफ डिजीज कैन बी कैलकुलेटेड है, ये तो आप सबको पता होगा, ये सिंपल होता है, नंबर ऑफ डेथ डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन, कितनी डेथ हुई है उसको मोर्टेलिटी कहा जाता है। और मॉर्बिडिटी किसे कहा जाता है, नंबर ऑफ सिकनेस केसेस को कहा जाता है। तो ये इतना एमसीक्यू इंपॉर्टेंट नहीं। 25 नंबर, डेंगू फीवर इज डैश डैश। ठीक है, डेंगू फीवर क्या है, अरबो वायरल डिजीज है, प्रोटोजोल डिजीज है, उनको वायरल है, वाटरबोर्न डिजीज है। ये क्वेश्चन सातवां आठवां है आई थिंक, जो इस पेपर से 2025 में इस बुकलेट से रिपीट हुआ था। ये आप सब ने देखा होगा पास पेपर, तो उसमें आपको ये भी मिला होगा डेंगू फीवर क्या है। ठीक है, डेंगू फीवर क्या है, डेंगू वायरस से होता है, किससे फैलता है, मॉस्किटो से, ये भी आपको पता होगा, फीवर वगैरह होता है, बॉडी में पेन, ये चीज। तो अरबू वायरल डिजीज इसको कहा जाता है। अभी ये क्या होता है, अर्थोपोड वायरस भी इसको कहा जाता है, इसलिए इसको अरबो वायरल डिजीज भी कहा जाता है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। बाकी प्रोटोजोअल क्या हो गया, प्रोटोजोअल ये प्रोटोजोअल डिजीजेस वगैरह हो गई, उनको वायरस, उनको वर्ड कैंसर से रिलेटेड है, कैंसर, वाटर बोर्न, तो जो है ना, वाटर बोर्न जो वाटर के थ्रू फैलती है। तो ये कैसे फैलता है, मॉस्किटो से फैलता है। तो मॉस्किटो प्लस वायरस, सही है, मॉस्किटो प्लस वायरस इसको कहा जाता है अरबू वायरस। ये क्या कहा जाता है, अरबू वायरल, तो इसलिए इसको कहा जाता है अरबू वायरल डिजीज, या अर्थोपोड बोर्न डिजीज भी इसको कहा जाता है, डेंगू फीवर से, क्योंकि ये मॉस्किटो से फैलती है, उसके बाद अर्थोपोड वायरल डिजीज इसको कहा जाता है। सही है, तो ये आपने याद रखना है, तो ये भी आ चुका है क्वेश्चन। बाकी ये केसेस वगैरह दिए हुए हैं, ये कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन से कभी क्वेश्चन नहीं आते, यहाँ तक एपिडेमियोलॉजी में इंपॉर्टेंट है जो बताए, ये सारे कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन है, ये आपके काम की नहीं है। ठीक है, फिर हम देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। फूड माइक्रोबायोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी का सेक्शन है ये, इससे भी देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कोई क्वेश्चन आया है या नहीं। नहीं आया है, हर चैप्टर से तकरीबन इस दफा उसने यहाँ से लिया हुआ। ठीक है, यह जो क्वेश्चन मैंने बताया हुआ है, द एंटीबॉडी दैट इज फर्स्ट फॉर्म्ड आफ्टर इन्फेक्शन, पहली इन्फेक्शन के बाद जो एंटीबॉडी एक्टिवेट होती है वो कौन सी होती है, जिसको प्राइमरी कहा जाता है, अमीनोग्लोबिन एम। ये मैंने काफी दफा बताया हुआ है, पढ़ाया हुआ है, तो ये बताने की जरूरत नहीं है। एंटीबॉडीज बॉडी में किससे प्रोड्यूस होते हैं, ये भी आप सबको रटो रटा लगाना चाहिए, या लग चुका होगा आपका इस पे, क्योंकि काफी दफा इस पे भी डिस्कस किया है कि बी लिम्फोसाइट्स बनाते हैं एंटीबॉडीज को, तो ये इन पे ज्यादा डिस्कस नहीं करते। एंटीबॉडी विच कैन क्रॉस द प्लेसेंटा, ये भी बता दिया है काफी दफा, अमीनोग्लोबन जी जो होती है एंटीबॉडी, ये प्लेसेंटा को क्रॉस करती है। ठीक? ये सारे क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं, जो न्यू क्वेश्चन है उनको डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, कि फर्स्ट साइड ऑफ एंट्री ऑफ एंटीजन इज, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ये पेपर में रिपीट हो सकता है, यहाँ आ सकता है, कि पहली साइड क्या है एंटीजन की एंट्री की। एंटीजन क्या होती है, मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, फॉरेन पार्टिकल सच एज लाइक बैक्टीरिया, वायरस, टॉक्सिन्स, कोई भी चीज हो जो बॉडी में जाके इम्यूनिटी को स्टिमुलेट करती है, उसको एंटीजन कहा जाता है। तो एंटीजन इंटर कहाँ से होती है, फर्स्ट साइड क्या होती है, ऑप्शन क्या दिए, एंटीबॉडी के मॉलिक्यूल्स, अनब्रोकन स्किन, एंटीजन मॉलिक्यूल, फेगोसाइटिक सेल्स। तो आपने याद रखना है, जब भी ये क्वेश्चन रिपीट हो जाए या कॉपी पेस्ट हो जाए, तो इसका आंसर आपने जहन में बिठाना है, वो है अनब्रोकन स्किन। ठीक है, स्किन क्यों, क्योंकि स्किन होता है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, पहली स्ट्रक्चर होती है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होता है जो एंटीजन इनकाउंटर्ड करती है। सही हो गया, तो प्रोटेक्टिव बैरियर स्किन होता है। सो अनब्रोकन होगा स्किन, तो वो एंटीजन उससे एंट्री जल्दी लेके बॉडी में दाखिल हो जाएगा। सही हो गया, तो फर्स्ट साइड ऑफ एंट्री ऑफ एंटीजन क्या होती है, इस ऑप्शन के मुताबिक अनब्रोकन स्किन आपने याद रखना है। ये जो अगर एमसीक्यूज आ जाए तो आपको क्लियर होना चाहिए। इंटरफेरॉन इज कंपोज्ड ऑफ, इंटरफेरॉन किसके बने हुए होते हैं, ये सिंपली आपने याद रखना है, इंटरफेरॉन प्रोटीन्स होते हैं, ये आपने याद रखने क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं। ये क्या होते हैं, अभी इनको डिस्कस करते हैं। इंटरफेरॉन ये जब वायरस इन्फेक्ट करती है किसी सेल को, उसके बाद ये प्रोड्यूस होते हैं इंटरफेरॉन।
ये क्या करते हैं, अपने जो नेबरिंग वाले सेल्स होते हैं उसको प्रोटेक्ट करते हैं वायरल इन्फेक्शन से, क्योंकि वायरस तो फैल चुकी है ना सेल्स में। तो ये इम्यूनिटी में भी इन्वॉल्व होते हैं इंटरफेरॉन सेल्स। तो ये प्रोटीन्स होते हैं, इसकी कंपोजिशन पूछ रहा है कि ये किसके बने हुए होते हैं, लिपिड्स के, लाइपोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड। तो आपने याद रखना है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटरफेरॉन का भी। ये किसका बना हुआ है, ये बना हुआ है ग्लाइकोप्रोटीन का। ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन मतलब प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट्स के भी कुछ कंपोनेंट्स मौजूद होते हैं। ग्लाइको से ग्लूकोस हो गया, प्रोटीन से प्रोटीन्स हो गए। ये लिपिड्स के, लाइपोप्रोटीन इनके नहीं बने हुए होते। इंटरफेरॉन जब भी पूछे जाएं तो ये प्रोटीन्स होते हैं जो एक्टिवेट होते हैं वायरल इन्फेक्टेड सेल्स में, और प्रोटेक्ट करते हैं नेबरिंग सेल्स को। तो ये ग्लाइकोप्रोटीन्स के बने हुए होते हैं। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन है, एक्टिव इम्यूनिटी इज इंड्यूस बाय। ठीक है, ये भी हमने थ्योरी में डिस्कस किया हुआ है डिटेल में। ये 8वां या 9th नंबर का क्वेश्चन है जो 2025 में ये इस बुक से रिपीट हुआ था। ठीक है, एक्टिव इम्यूनिटी किससे इंड्यूस होती है, इन्फेक्शन से, प्लेसेंटल ट्रांसफर से, एंटीबॉडी से, इंजेक्शन ऑफ एंटीबॉडीज, इंजेक्शन ऑफ गामा ग्लोबुलिन। तो ये भी आपको मैंने काफी दफा बताया है, एक्टिव इम्यूनिटी जो है ना ये किससे होती है, एक होती है इन्फेक्शन से, दूसरी होती है वैक्सीन से। दो चीजें एक्टिव इम्यूनिटी में बताई थी, इन्फेक्शन और वैक्सीनेशन। ठीक है, तो नेचुरली इन्फेक्शन जब होता है तो बॉडी खुद इम्यून रिस्पांस देती है, अपनी एंटीबॉडीज बनाती है। या वैक्सीनेशन भी क्या करती है, एक्टिव इम्यूनिटी को स्टिमुलेट करती है। तो दो वर्ड याद रखने हैं। बाकी ये प्लेसेंटल ट्रांसफर, इंजेक्शन, और ये तीनों चीजें किसमें देखी जाती है, पैसिव इम्यूनिटी में देखी जाती है। ये भी हमने फिजियो वाले क्लास में या उस चैप्टर में डिटेल में समझा था, एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी। बट ये क्वेश्चन यहाँ से उठाया गया था इस दफा जो 2025 में आया था। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि इम्यूनिटी इज लाइफ लॉन्ग फॉलोइंग, किसकी इम्यूनिटी लाइफ लॉन्ग होती है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट पढ़ लेते हैं क्या होता है। डायप्थेरिया, टेटनस, मीजल्स, येलो फीवर। तो ये मीजल्स जो प्रॉब्लम होता है इसकी जो इम्यूनिटी होती है लाइफ लॉन्ग, मतलब स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी प्रोड्यूस करता है। ठीक है, मतलब बॉडी में वो मेमोरी सेल ज्यादा बना देता है, जो है ना लाइफ लॉन्ग नेचुरल इम्यूनिटी। इन्फेक्शन हो जाता है उसके बाद भी बॉडी को प्रोवाइड करता है। तो ये मीजल्स में देखा जाता है। तो ये इस प्रॉब्लम में इसको लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी भी कहा जाता है, बट ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टू प्रिपेयर वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स द मटेरियल यूज्ड फॉर एडवर्ड जेनर। ये हम पढ़ चुके हैं कि पहली वैक्सीन स्मॉल पॉक्स की किसने बनाई थी, एडवर्ड जेनर, ये साइंटिस्ट था। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि उसने कौन सा मटेरियल यूज किया था स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन में। स्मॉल पॉक्स का मटेरियल का चिकन पॉक्स, काउ पॉक्स, मीजल्स, लेस मटेरियल ये वगैरह यूज किया था। तो आपने याद रखना है, एडवर्ड जेनर ने, ये 17 सेंचुरी की बात है जब स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन बनाई थी। तो उन्होंने जो मटेरियल यूज किया था काउ पॉक्स मटेरियल यूज किया था, ये आपने याद रखना। ठीक है, क्या यूज किया था, काउ पॉक्स मटेरियल यूज किया था। ठीक है, मतलब कोई जो मिडिल मैन था, मिल्क मेड जिसको कहा जाता है, उसमें जो है ना स्मॉल पॉक्स नहीं हो रही थी। तो उससे इसने कहा कि काउ पॉक्स का मटेरियल लिया जाए जिससे इम्यूनिटी बनाई जाए। तो इसने वहां उस टाइम ये देखा था। ठीक है, तो मतलब जिसमें काउ पॉक्स का हो रही थी उसमें स्मॉल पॉक्स नहीं हो रहा था, प्रॉब्लम। ठीक हो गया। तो जब भी, बट ये इसकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। आपसे अगर क्वेश्चन पूछ ले कि स्मॉल पॉक्स बनाने टाइम उसने मटेरियल कौन सा यूज किया था, काउ पॉक्स का मटेरियल यूज किया था ताकि इम्यूनिटी ज्यादा मिल सके। एंटीबॉडी प्रेजेंट इन कोलेस्ट्रम, कोलेस्ट्रम में एंटीबॉडी कौन सी होती है, आपको बताया है। सीक्रेशन जितनी भी होती है उसमें अमीनोग्लोबिन ए प्रोड्यूस होती है। जो भी टीयर्स हो गए, स्लाइवा हो गया, कोलेस्ट्रम हो गया, ये सारी सीक्रेशन से जो जिससे पैसिव इम्यूनिटी मिलती है कोलेस्ट्रम से। और इसमें एंटीबॉडी कौन सी मौजूद होती है, अमीनोग्लोबिन ए मौजूद होती है। सही होगी, यह आपने याद रखना है। एंथ्रेक्स वैक्सीन इज प्रिपेयर्ड बाय, एंथ्रेक्स की वैक्सीन एट्यूनेटेड बेसिलाई, किलिंग बेसिलाई, लाइव बेसिलाई, नन ऑफ दिस। तो इसकी प्रिपेयर की जाती है जो वैक्सीन, कौन सा इसका पैथोजन होता है, आपने याद रखना है, एटीन्यूएटेड बेसिलाई। एटीन्यूएटेड का मतलब होता है डिक्रीज या जिस जो लेस सेवियर होता है।
देखा, ये अपना वीक किस्म का बैक्टीरिया रखा जाता है ड्यूरिंग प्रिपरेशन ऑफ वैक्सीन, क्योंकि एंथ्रेक्स जो प्रॉब्लम है वो ज्यादा हाईली जो है इन्फेक्शियस होता है, जल्दी उसके स्पोर ज्यादा डेंजरस होते। तो लाइव वगैरह उसका बैक्टीरिया यूज नहीं किया जाता, मतलब लाइव होता है बट उसकी जो पैथोजेनिसिटी होती है वो वीक होती है। ठीक है, क्या होती है, वीक होती है पैथोजेनिसिटी। तो जब भी ये पूछा जाए एंथ्रेक्स की वैक्सीन लाइव किलिंग या एट्यूनेटेड होती है तो एट्यूनेटेड बेस्ला यूज किया जाता है। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है बट डिस्कस करते हैं। डीपीटी इज यूज्ड एज वैक्सीन फॉर, अब ये डीपीटी ये डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी वाला ये वाला नहीं है, ठीक है। ये डीपीटी क्या होता है, ये आपने इसका फुल फॉर्म याद रखना है। डी से होता है डायप्थेरिया, पी से होता है प्रूटियोसिस, ये प्रॉब्लम होती है प्रूटियोसिस जिसको वुपिंग कफ भी कहा जाता है। और टी से होता है टेटनस। तो ये एक वैक्सीन होती है जिससे तीनों का कॉम्बो होता है, कंबाइन वैक्सीन होती है जो 3 डिजीजेस से बचाती है। तो डीपीटी जो वैक्सीन होती है इन तीनों प्रॉब्लम से बचाती है। आंसर होगा ऑल ऑफ दिस, सही होगा। डायप्थेरिया प्रोटियोसिस ये बच्चों में होता है, वूफिंग कफ वगैरह। और टी से टेटनस हो गया, तो ये तीनों प्रॉब्लम से बचाता है, एक ही वैक्सीन की जाती है, तीनों डिजीजेस से बचाती है। ठीक है, उसके बाद क्या क्वेश्चन है। 23 क्वेश्चन ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। द टाइम ऑफ टेम्परेचर कॉम्बिनेशन ऑफ हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम पास्चुराइजेशन 71 72 फॉर 15 सेकंड सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ किस बैक्टीरिया पे ज्यादा किया जाता है, कोक्सीला ब्रूनेटी, जिसको क्यू फीवर भी कहा जाता है, ये बढ़ चुके हैं डेयरी साइंस में। इकोलाई, बेसिलस सबटिल्स, क्लोस्ट्रीडम बोटुलिनम। तो आपको बताया था ड्यूरिंग पास्चुराइजेशन एक बैक्टीरिया होता है जो हाईली रेजिस्टेंट होता है, जिसको कहा जाता है क्यू फीवर या कोक्सीला ब्रूनेटी। ये मिल्क में मौजूद होता है जो रेजिस्ट करता है हाईली जो है ना, क्या कहते हैं, पास्चुराइजेशन को। तो इसमें हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम में इस बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करने के लिए ये टेम्परेचर सेट किया जाता है, सही हो गया। तो ये आपने याद रखना है, कोक्सिला ब्रूनेटी क्यू फीवर, ये मैंने ऑलरेडी बताया हुआ। ये हाईली रेजिस्टेंट होता है, तो इसलिए डिस्ट्रॉय करने के लिए ये टेम्परेचर सेट किया जाता है। उसके बाद 29, ये तो मैंने पोल्ट्री में डिटेल में बताया हुआ है। लाइव माइक्रोबियल फीड सप्लीमेंट दैट हैव बेनिफिशियल इफेक्ट ऑन द होस्ट बाय इंप्रूविंग इंटेस्टाइनल माइक्रोबियल बैलेंस, प्रोबायोटिक प्रीबायोटिक बैक्टीरियोफेज स्टार्टर कल्चर। तो लाइव मैक्रोबियल फीड या लाइव की बात आ जाए फीड सप्लीमेंट्स की, तो ये होते हैं प्रोबायोटिक्स। ठीक हो गया, क्या होते हैं, प्रोबायोटिक्स लाइव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो फीड में ऐड किए जाते हैं ताकि इंटेस्टाइन की ग्रोथ बेहतर हो सके। लैक्टोबैसिलस वगैरह बताए थे इसके एग्जांपल्स। प्रीबायोटिक्स क्या होते हैं, ये फीड होती है फॉर गुड बैक्टीरिया। ठीक है, क्या होती है, फीड फॉर गुड बैक्टीरिया को प्रीबायोटिक कहा जाता है। तो लाइव माइक्रोबियल जो फीड सप्लीमेंट्स होते हैं इसको प्रोबायोटिक्स कहा जाता है। उसके बाद ग्रीन कलर ऑफ मिल्क इज कास्ड बाय, ये तीनों कलर आपको पता हो ये किसकी वजह से होते हैं, क्योंकि ये भी पेपर में पूछ सकता है। तो इसलिए ये तीनों सीक्वेंस के साथ दिए हुए ताकि आपको क्लियर हो जाए। ग्रीन कलर आपने याद रखना है, सीडोमोनास एरोगिनोसा या एरोजिनोसा की वजह से होता है। ये आपने याद रखना है, सीडोमोनास एरोजिनोसा। ठीक हो गया। मैं क्या होता है, ये पिगमेंट होता है जो कोल्ड एनवायरनमेंट वगैरह या स्टोर्ड मिल्क में प्रोड्यूस होता है, ग्रीनिश डिस्कलरेशन आ जाती है मिल्क में। तो इसमें जो इन्वॉल्व होता है बैक्टीरिया वो कौन सा होता है, सीडोमोनास एरोजिनोसा। ये होता है ग्रीन कलर ऑफ मिल्क की डिस्कलरेशन के लिए। ठीक है, तो यह आपने याद रखना है। रेड कलर भी याद रखना है, रेड कलर अगर मिल्क का हो जाता है ड्यूरिंग स्पॉइलेज तो इसमें कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होता है, इकोलाई होता है या दूसरा होता है ब्रेवी बैक्टीरियम एरेथ्रोजेंस, और तीसरा होता है कौन सा, सेरिना मेरिसेंसिस। ठीक है, तो डी ऑप्शन है बोथ बी एंड सी। तो ये दोनों एरेथ्रोजेंस से आपने याद रखना है, एरेथ्रोजन एरेथ्रोसाइड रेड। ठीक हो गया, बेरवी बैक्टीरियम एरेथ्रोजेंसिस को कहा जाता है, तो ये भी इन्वॉल्व होता है बैक्टीरिया रेड कलर ऑफ मिल्क के लिए।
दूसरा होता है सेरिटिया मेरी सेंसिस। ठीक है, ये वाला सी ऑप्शन में, सेरिटिया मेरी सेंसिस, ये दोनों रेड कलर या रेड पिगमेंट ऑफ मिल्क के लिए इन्वॉल्व होते हैं, तो ये आपने याद रखना है। ठीक, इसको रेड कलर करके ही दिखा देता हूँ। एक जो है ना, ब्रेवी बैक्टीरियम एरेथ्रोजन, एरेथ्रोजन से आपने याद रखना है रेड कलर। दूसरा होता है सेरिटिया मेरीसेंसिस। ठीक हो गया, ये वाला। तो ये दोनों होते हैं रेड कलर के लिए, सीडोमोनास होता है ग्रीन कलर के लिए। और आपने याद रखना है येलो कलर जो होता है, ये होता है सीडोमोनास सक्सेंथा। ठीक है, सीडोमोनास सक्सेंथा वर्ड आपने ये वाला लास्ट इसका याद रखना है। यह होता है येलो कलर ऑफ मिल्क के लिए जो है ना रिस्पॉन्सिबल। तो ये पूछ सकता है पेपर में कि ग्रीन कलर क्यों होता है, रेड कलर या येलो कलर, इसलिए बता रहा हूँ। बट ये कभी आया नहीं है क्वेश्चन, बट ये पेपर के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू। ठीक है, सक्सेंथा इसका याद रखना है, ये हो गया येलो। सीडोमोनास एरोजिनोसा ग्रीन कलर। और बाकी जो एरेथ्रोजिन्स एंड सेरिना मर्सिनेंसिस जो होता है, ये होता है रेड कलर के लिए। ठीक है, ये आपने याद रखना है। कॉक्सिला जो होता है ब्रूनेटी, ये कौन सी डिजीज करवाता है, क्यों फीवर करवाता है, ये तो पता है आप। पीएच ऑफ मिल्क इज अबाउट, मिल्क की पीएच कितनी होती है, मिल्क की पीएच होती है, आपको पता होगा, ये भी हमने डिस्कस शायद की है या नहीं, 6.5 से 6.8 तक होती है। ठीक है, 6.5 से 6.8, तो ऑप्शन क्या है, सी 6.8 है। ये पीएच होती है नॉर्मल फ्रेश मिल्क की, स्लाइटली एसिडिक भी इसको कहा जा सकता है। ठीक है, स्लाइटली एसिडिक होती है। पीएच ना दे ऑप्शन में, दे दे स्लाइटली एसिडिक, न्यूट्रल, अल्कलीन, तो आपको पता हो स्लाइटली एसिडिक होती है ये। ठीक है, उसके बाद जहां तक ये शायद क्वेश्चन थे, बाकी कल हम करेंगे ये सीरीज, सेक्शन सी इसका पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ठीक, कल ये हम डिस्कस करेंगे क्योंकि न्यू चीजें हैं इसमें, डीएनए आरएनए कुछ एंजाइम्स वगैरह हो गए, इनसे भी क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं। तो ये करेंगे हम कल। काफी चीजें इसमें की हुई हैं, बट जो चीजें इंपॉर्टेंट होंगी। ठीक है, 50 क्वेश्चन इसके भी हैं। फिर जर्नल माइक्रोबायोलॉजी एंड बैक्टीरियोलॉजी है। उसके बाद कौन सा चैप्टर है, मिससेलिनियस से एक सेक्शन है, इसमें मिक्स है सारे। यहाँ से जो जो इंपॉर्टेंट होंगे बताऊंगा, इसमें ज्यादा एमसीक्यूज होंगे, 200 तक होंगे इसमें, 200 से भी ज्यादा है। ठीक है, फिर मिससेलिनियस का सेक्शन बी है, इसमें भी 200 250 एमसीक्यूज हमें मिल जाएंगे, 146 तक ही। फिर इसका ये लास्ट सेक्शन है सी आई थिंक। ये तीन पोर्शन है जिसमें मिक्स क्वेश्चन है हर चैप्टर के, यहाँ से जो इंपॉर्टेंट होंगे वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। फिर दोबारा प्रोटोजोलॉजी। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन डिजाइन किए गए। हेलमेंथोलॉजी बाकी हो जाएगा, तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे 15-20 दिन में हम इस बुक को खत्म करें, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट किताब है। तो भले 10-15 लेक्चर इसके हो जाए, कोई इशू नहीं है, एक दफा ये कंप्लीट ही हो जाए।